हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने एक इमेजिनरी हेलीकॉप्टर राइड स्टार्ट की थी इंडिया के ऊपर, उसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जानने के लिए, तो हमारे पहला स्टॉप था, तो ये सब जानने का हमारा सबसे पहला स्टॉप था द हिमालयाज, उसके बाद था द गैंगेटिक प्लेन, उसके बाद द थार डेजर्ट। तो चलिए अब फिर से जहाँ हमने पॉज किया था उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इनके बाद और कौन कौन से स्टॉप्स है जिसके वजह से इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो इतना बड़ा है, उसको मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप से। थार डेजर्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसे हम एशियंट लैंड भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसे हम पेनिनसुलर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर एरिया इन द सेंस इसका मतलब हुआ कि लैंड सराउंडेड विद, जो लैंड है वो वाटर से सराउंडेड है तीनों साइड से। तो इसका मतलब हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब ये हुआ कि जो लैंड है सराउंडेड विद वाटर ऑन 3 साइड्स। तो जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके टू इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो एक बोला जाए तो वो पैरेलली वेस्टर्न कोस्ट के साथ मूव करता है, मतलब रहता है, ठीक है, चलता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉल और कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स रहते हैं, ठीक है। टॉल मतलब कॉन्टिन्यूस इन द सेंस कि ब्रेक डाउन नहीं है, मतलब जो माउंटेन टूटे हुए नहीं रहते, कॉन्टिन्यूसली लंबे और अच्छे माउंटेन्स, अच्छी हाइट के माउंटेन रहते हैं किसमें, वेस्टर्न घाट में, ठीक। यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, उसके वजह से डेंस फॉरेस्ट रहता है यहाँ पर, और ये इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। UNESCO ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है क्योंकि इसका जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ईस्टर्न घाट के ऊपर। ईस्टर्न घाट देखा जाए तो जो ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन हैं वो वेस्टर्न घाट से छोटे होते हैं और टूटे हुए होते हैं, ब्रेक रहते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट के साथ मूव करता है, ठीक है, और इसके अंदर वेस्टर्न घाट से कम रेनफॉल होता है और कम डेंस फॉरेस्ट रहता है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो हमारे इंडिया के बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गए, कावेरी हो गया और महानदी हो गया। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। पेनिनसुलर प्लेट्यू इन सब के साथ साथ मिनरल में भी बहुत रिच होता है, मतलब यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आयरन, कोल, मैग्नीशियम, ये अच्छे अमाउंट में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। तो ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कि आखिर पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। अब हमारे नेक्स्ट स्टॉप का नाम है इंडियाज़ कोस्टल लाइन। इंडियाज़ कोस्टल लाइन के बारे में बात करें तो ये 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। यह कोस्टल लाइन जो है अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इन सब के साथ स्ट्रेच करता है, इन सब के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कोस्टल लाइन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे। एक होता है वेस्टर्न कोस्ट, दूसरा होता है ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो गुजरात से केरला तक होता है, केरला तक स्ट्रेच होता है, मतलब इसकी लाइन, कोस्टल लाइन जो है गुजरात से केरला तक की है, और ये बहुत ही नैरो कोस्टल लाइन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत नैरो कोस्टल लाइन है। और यहाँ की जो रिवर्स है ना वो स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, मतलब वो स्टार्ट होती हैं और फास्ट फ्लो होकर वो ओशन में मर्ज हो जाती है, मतलब उनका फ्लोइंग एरिया ज़्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात किया जाए इस वेस्टर्न कोस्ट के एक एग्जाम्पल की, तो हम मान सकते हैं मुंबई, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब हम वेस्टर्न कोस्ट से मूव करके ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं कि आखिर ईस्टर्न कोस्ट क्या है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक के एरिया को बोलते हैं, जो मतलब जो कोस्टल लाइन है, कहाँ, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक वो स्ट्रेच है, ठीक है। यहाँ की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ही वाइड है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट से
ईस्टर्न कोस्ट की जो लाइन है वो ज़्यादा वाइड है। यहाँ की जो रिवर है ना वो फास्ट फ्लोइंग नहीं है, वो धीरे धीरे फ्लो होकर ही जाकर ओशन में मर्ज होती है। जैसे वेस्टर्न कोस्ट में वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं और फास्टली फ्लो होकर ओशन में मर्ज हो जाती है, वैसा ईस्टर्न कोस्ट में नहीं। यहाँ पर बहुत धीरे धीरे ये रिवर्स फ्लो होकर आती है, एक प्रॉपर फर्टाइल डेल्टा बनाते हुए फ्लो करते हुए आती है और ओशन में मर्ज करती है। इनका फ्लोइंग एरिया बहुत लंबा होता है और बहुत स्लो होता है। तो ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने इंडियन कोस्टल लाइन के बारे में जान लिया। इनकी जो इस इंडिया कोस्टल लाइन जो है वो 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। ये कोस्टल लाइन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन तक स्ट्रेच करती है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स के बारे में जान लिया, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। तो अब हम अपने हेलीकॉप्टर को दूसरे स्टेशन पर, दूसरे स्टॉप पर लेके जाते हैं, जिसका नाम होगा इंडियन आइलैंड्स। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। इंडियन आइलैंड जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, जिसके बारे में हम बात करें तो इंडिया की दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, जो ओशन में लोकेट करती है, जिसका नाम पहला है लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इंडिया की दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, ये लोकेट करता है अरेबियन सी में और ये केरला कोस्ट के पास लोकेट करता है, केरला कोस्ट से पास है। ठीक है, यहाँ पर फिशिंग, कोकोनट यहाँ की मेन एक्टिविटीज़ है। मतलब यहाँ पर फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग मेन एक्टिविटीज़ मानी जाती है। यहाँ की जो बीचेस हैं बहुत ज़्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल है। मतलब अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा बहुत सुंदर लोकेशन है। ठीक है, तो ये आइलैंड जो है परफेक्ट है वेकेशन वगैरह के लिए। अब हम नेक्स्ट जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर। ये जो है लोकेट करता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे ना मेनली इस अंडमान निकोबार आइलैंड में मोर देन 500 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। मतलब छोटे छोटे 500 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ की बात करें तो फेमस काला पानी सज़ा जहाँ मिलती थी, जो जेल में मिलती थी, वो जेल यहाँ पर लोकेट करता है। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर ही इम्प्रिजनमेंट देते थे, तो ये इसके लिए भी फेमस है, इस जेल की वजह से भी ये फेमस है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। तो ये था इंडियन आइलैंड के बारे में। इंडियन आइलैंड में जैसे अभी बताया, इंडिया आइलैंड में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार। लक्षद्वीप एक अपने आप में ही बहुत अच्छा आइलैंड है, जहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बहुत अच्छी बोला जाए तो वेदर कंडीशन है। ठीक है, और देखा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो 500 ग्रुप्स स्मॉल आइलैंड्स के ग्रुप यहाँ पे लोकेट करती है, मोर देन 500 से ज़्यादा। और यहाँ पर फेमस काला पानी जेल भी है, वॉल्केनो, इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो भी प्रेजेंट है। तो ये है इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप में बात करेंगे द सुंदरबन एंड नॉर्थ ईस्ट हील के बारे में। तो अब हमारा लास्ट स्टॉप है जो कि है द सुंदरबन एंड नॉर्थ ईस्ट हील। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं द सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन जो है ईस्ट कोस्ट के नियर वेस्ट बंगाल रीजन में लोकेट करता है। ठीक है, सुंदरबन जो है वो बहुत ही बोला जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा रीजन भी इसको बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, रिच वाइल्ड लाइफ है, बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पर पाया जाता है सुंदरबन में। और यहाँ पर फेमस द रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। ठीक है, तो बोला जाए तो सुंदरबन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है वाइल्ड लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा यूनिक यहाँ पे इकोसिस्टम मिलता है। और जो बहुत ज़्यादा फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर वो सेफ भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये इकोसिस्टम उनको सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ उनको सपोर्ट करता है, तो इसलिए वो यहाँ पर बहुत फेमसली मिल सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम बात करें तो नेक्स्ट जाते हैं नॉर्थ ईस्ट हील के बारे में। नॉर्थ ईस्ट हील्स अगर हम बोले तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल हील्स वहाँ पर रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के तरफ। नॉर्थ ईस्ट हील्स बहुत सुंदर रहते हैं और ये मेनली जो है ना मेघालय प्लेट्यू में मेनली लोकेट करते हैं, मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होता है जिसके वजह से बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर। यहाँ का भी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत अलग है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं। इन द सेंस यहाँ पर टूरिस्ट ही वाटरफॉल्स की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ये था द सुंदरबन और नॉर्थ ईस्ट हील के बारे में। अब हम यहीं पर अपना हेलीकॉप्टर राइड बंद करते हैं क्योंकि हमने पूरा ही इंडिया का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी घूम लिया है। तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही डिफरेंट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। इन सब स्टॉप्स के वजह से हमें पता चलता है कि इंडिया में कितनी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है, जिसके वजह से हम इंडिया को एक यूनिक कंट्री भी बोल सकते हैं, जिसे हम एक मिनी कॉन्टिनेंट के भी नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग अलग, बहुत ही यूनिक डाइवर्सिटी मिलती है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मिलती है। तो इस वजह से इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।